प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृत संस्कृत देवड़ी गंगा चैनल पर यूपी टेट से संबंधित क्लास चल रही है। और इसके पहले हमने वर्ण विचार और संज्ञा प्रकरण को पढ़ाया और उसी क्रम में आज हम संधि प्रकरण को पढ़ाएंगे। लेकिन पहले संधि की एक भूमिका समझ ले। कोई भी हम कार्य करते हैं तो पहले एक भूमिका बनाते हैं, फिर उसके बाद परत दर परत अर्थात क्रमशः एक एक पाठ को या एक एक चीज़ को फिर पढ़ते हैं। उसी तरह यह संधि है। तो पहले इसकी हम भूमिका देख लें कि संधि कहाँ होती है, कि संधि कहाँ होनी चाहिए, कहाँ नित्य है, कहाँ अनित्य है, इन सब की चर्चा करेंगे। हाँ, यदि वीडियो पर आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। तो आइए आपका समय न लेते हुए सबसे पहले हम संधि को जानते हैं। यह जो संधि शब्द है यह सम उपसर्ग लगा है, सम उपसर्ग है, धा धातु है और की प्रत्यय है। जब इसको मिलाएंगे तो बनेगा संधि। पूछ देगा संधि में धातु है तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा? धा धातु है। क्योंकि यहाँ पर जो की है, की में आपने देखा होगा एक लोप करने वाला सूत्र है, लसक को तद्धिते। लसक को तद्धिते से क की इत संज्ञा हो जाती है, तस्य लोप से लोप। तो यही क जो है, क में जब क चला गया तो ई बचा और इधर म आगे धा था, धा वर्ण को देखकर म नकार में बदल गया तो बना संधि। क्लियर हो गया? हाँ, यदि ये चीज़ें ना समझ में आई हो तो ये बड़े स्तर का केवल इतना जान लीजिए, क में ई शेष बचा और यह म नकार में बदल गया, बन गया संधि और यह पुल्लिंग शब्द बनता है। अब संधि को दूसरी भाषा में संहिता भी कहते हैं। आप संज्ञा प्रकरण में ये चीज़ें नहीं बताई गई क्योंकि ये आपके सिलेबस से बाहर है। हमने कहा कि जब ये संधि प्रकरण आएगा तो वहाँ पर हम इसकी चर्चा करेंगे। संहिता एक संज्ञा है। संहिता क्या करता है कि परः सन्निकर्ष संहिता कि वर्णानाम अतिसायितः माने वर्णों की अत्यधिक निकटता ही संहिता कहलाती है। वर्णों की अत्यधिक निकटता ही क्या कहलाती है? संहिता कहलाती है। जब दो वर्ण ज़्यादा पास आ जाएंगे तो उनकी संहिता संज्ञा होती है। क्लियर हो गया? संहिता संज्ञा करने का प्रयोजन क्या था कि जब तक हम संहिता संज्ञा नहीं करेंगे तब तक हम कोई संधि नहीं करेंगे। ये व्याकरण के नियमानुसार है। हमें बीच की चीज़ें नहीं बताएगी, हमारे गुर्जन बिंदु नहीं बताए, लेकिन इतना समझ लो कोई भी संधि करोगे तो सबसे पहले यही सूत्र लगेगा, परः सन्निकर्षः संहिता। से संहिता संज्ञा करोगे तब दोनों वर्ण क्या आएंगे? नज़दीक आएंगे, तब जाकर उसमें दीर्घ, गुण, यण, पूर्वरूप, पररूप जो भी संधि करना चाहें करें। अब संधि कहाँ कहाँ होनी चाहिए इसके लिए लिखा गया है कि संहितैक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयो संहितैक पदे नित्या। आप भी वाचन कर सकते हैं कि संहितैक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयो नित्या समासे वाक्ये तो सा विवक्षां पेक्षते, सा विवक्षां पेक्षते। बता गया कि संहितैक पदे अर्थात संधि में भी यदि पद हैं तो उसमें संधि नित्य होगी और धातु और उपसर्ग में संधि नित्य होगी। नित्या समासे यदि हम कोई समासिक पद बना रहे हैं तो वहाँ पर भी संधि नित्य होगी। जैसे देवालय तो देवस्य आलय हो गया। जब समासिक पद बनाएंगे तो देवालय बनेगा। देवताओं का आलय समास में हो गया। धातु में हो गया कि अधि प्लस आगच्छत अध्यागच्छति, उपसर्ग का हो गया ना। तो धातु, उपसर्ग, समास और संधि और एक पद में, क्षमता में, एक पद में संधि नित्य होगी। लेकिन वाक्ये तु सा विवक्षां पेक्षते, लेकिन वाक्य में जो संधि होगी वह उस कर्ता के ऊपर निर्भर है, उस वाक्य बनाने वाले के ऊपर निर्भर है कि वह संधि करे या ना करे। तो क्लियर हो गई संधि कहाँ कहाँ है। तो दिया गया कि एक पद में, धातु और उपसर्ग में, समास में। यहाँ तो 3 1 4 1 5, 3 2 1 3 1 4, 4 जगह संधि नित्य होगी। एक पद में
उपसर्ग में, धातु में और समास में। यहाँ तो नित्य होगी, लेकिन वाक्य में संधि लिखने वाले के ऊपर निर्भर है। क्लियर हो गया? तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अब आते हैं कि संधि के प्रकार। संधि के 3 प्रकार हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कभी कभी पूरा संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि 3 प्रकार के होते हैं: स्वर, व्यंजन, विसर्ग। जब स्वर वर्ण के बाद स्वर वर्ण आए तो वहाँ स्वर संधि होगी। जब व्यंजन वर्ण के बाद स्वर और व्यंजन आए तो वहाँ व्यंजन संधि होगी। और जब विसर्ग के बाद स्वर व्यंजन आए तो वहाँ पर विसर्ग संधि होगी। क्लियर हो गया? अब इस संधि के प्रकार में हम कौन कौन सी संधि पढ़ेंगे, यूपी टेट के स्तर से हम कौन कौन सी संधि पढ़ेंगे, थोड़ा उसकी भी चर्चा कर लें। एक भूमिका बन जाएगी तो हमारा पढ़ना, नहीं आपका पढ़ना और हमारा पढ़ाना आसान हो जाएगा। तो जैसे स्वर संधि में हम 8 संधियाँ पढ़ेंगे। पहला है हमारा दीर्घ, इसमें 2 वर्ण आएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। दूसरा पढ़ेंगे गुण, अर्थात आपने संज्ञा प्रकरण पढ़ा होगा कि गुण संज्ञा, अदेंग गुण है, अत एंग क्या है? गुण है। तो यहाँ पर अ ए ओ वर्ण आदेश होंगे, गुण वर्ण आदेश हो रहे थे, इसलिए संधि का नाम गुण हो गया। उसके बाद वृद्धि है कि वृद्धिरादेय सूत्र से, तो यहाँ पर जो है आपको वृद्धि संज्ञक वर्ण मिलेंगे। जो भी संधि में वर्ण परिवर्तन होगा वहाँ पर वृद्धि संज्ञक वर्ण आएंगे। आ आएगा, ऐ आएगा, औ आएगा। आयादि संधि में इसमें आय, अव, आय, आव आएगा, इसलिए इसका नाम आयादि लिख रहे हैं, माने आय जिसके आदि में हो ऐसी संधि। उसके बाद पूर्व रूप, अर्थात पहले पूर्व वर्ण के जैसा रूप हो जाना, पूर्व रूप संधि। और पर के जैसा, माने पर वर्ण के जैसा पहले वाला वर्ण पर जैसा हो जाए तो पर रूप संधि। प्रकृति भाव संधि को कहते हैं, इसमें संधि होती ही नहीं, जैसा होता है वैसा लिखा जाता है। जब इसकी चर्चा करेंगे तो आपको समझ में आएगा। दूसरा है व्यंजन। व्यंजन में सचुत्व संधि पढ़ेंगे। सचुत्व में तालव्य सकार और चकार आदेश हुआ, इसलिए इस संधि का नाम सचुत्व हो गया। षटुत्व संधि है, इसमें मूर्धन्य स और ट वर्ग आदेश होगा, इसलिए षटुत्व संधि हो गया। जसत्व में जस आदेश होगा, सभी वर्गों का तीसरा वर्ण आदेश होगा, इसीलिए यहाँ पर जसत्व संधि होगी। जस में जब गढ़दस में सभी वर्ग के तीसरे अच्छे, इसलिए जसत्व संधि। चरत्व संधि, चरत्व संधि में सभी वर्ग के पहले अक्षर आते हैं, यहाँ पर पहला अक्षर आदेश होगा, इसलिए चरत्व संधि इसका नाम रखा गया। अनुस्वार संधि कि अंतिम मकार को अनुस्वार कर देगा, इसीलिए अनुस्वार आदेश हो रहा है, इसलिए इसको अनुस्वार संधि कहते हैं। तोरली संधि, इसमें लक आदेश होगा तो इसलिए इसका नाम त्रोरली संधि कहा गया। पर सवर्ण से पर जैसा वर्ण हो जाना, पर सवर्ण। अनुनासिक संधि, इसमें अनुनासिक वर्णों का आदेश होगा, इसलिए इसका नाम अनुनासिक संधि कहा गया। तो 8 संधियाँ हम व्यंजन संधि के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि जिसकी आप संधि का नाम सुनते रहे, कभी कभी ऑप्शन में ये भी चीज़ें दे देता है कि सचुत्व होगा, षटुत्व होगा। आपने जाना कि सक जैसे रामस चिनौती में कि तो छोटे सा का बड़ा सा हो गया, लेकिन उस संधि का नाम क्या है ये पूछ देगा तो थोड़ी सी वहाँ समस्या होगी, इसलिए थोड़ा सा एक हमने भूमिका बनाई है और अगले वीडियो से आपको सारी चीज़ें देंगे। अगला है हमारा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में बताया गया कि 1 2 3 4 5 संधि पढ़ेंगे। पहला है सत्व संधि, कहीं विसर्ग का स होगा और उसके बाद रुत्व संधि, विसर्ग का स का रू होगा। सब एक विसर्ग संधि में कहीं स होगा, रू होगा, ऊ होगा, यही सब आदेश होगा। तो जहाँ श होगा इसलिए सत्व संधि कहा गया, जहाँ रुत्व होगा र आदेश होगा उसे रुत्व संधि कहा गया, जहाँ ऊ आदेश होगा वहाँ पर उत्व संधि होगा। र लोप है, जहाँ पर र का लोप करेंगे उसे रलोप संधि कहा गया। और रेफ को कहीं कहीं पर विसर्ग होगा, इसीलिए रेफ विसर्ग संधि कहा गया। समझ में आ गया? रेफ को विसर्ग, एक सूत्र आएगा खर अवसानो विसर्जनीय, एक सूत्र है कि खर प्रत्याहार यदि अंत में हो, अवसान में हो, आप अवसान संज्ञा भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर यह चीज़ें मिलेंगी।
तो इनको हम क्रमशः हम अगले वीडियो के माध्यम से देंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अपने मित्रों तक, अपने साथियों तक वीडियो को पहुंचाइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।